हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ईवीएस के सेक्शन को डिस्कस किया था। अब एक वीडियो ईवीएस की और एक वीडियो सीडीपी की आएगी और आज के वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम 15-15 क्वेश्चन को कर रहे थे, लेकिन अब हम 30-30 क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब समय बहुत ही कम है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है जहाँ से हमने छोड़ा था, इसके पहले हमने तीन क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया था 12 पार्ट में। 12 पार्ट का मतलब ये कि पेपर 1 के भी क्वेश्चन थे, पेपर 2 के भी क्वेश्चन थे। तो मैं उसी तरीके से करवाऊँ कि हर एक दिन का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कराऊँ, या फिर पहले मैं पेपर 1 का करा के फिर पेपर 2 का कराऊँ। अगर आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक वीडियो पेपर 1 की आएगी तो एक वीडियो पेपर 2 की आएगी। तो अब हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का मतलब कि सीडीपी वाले पोर्शन का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़े जल्दी में करेंगे क्योंकि ये वीडियो 45 मिनट की होगी लगभग। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो स्थूल कौशल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब क्या होता है? जिसमें कि हमारी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? फाइन मोटर स्किल, मतलब कि सूक्ष्म गतिक कौशल, इसमें कि हमारी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारी स्थूल कौशल का यूज़ मतलब के उपयोग का उदाहरण पूछ रहा है, मतलब कि इसमें बड़ी मांसपेशियों के प्रयोग का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एक पैर पर संतुलन करना, ये ऑप्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी मांसपेशियां यूज़ हो रही हैं। और एक मटर को उंगलियों से दबाना, तो ये छोटी मांसपेशियां इसमें हमारी यूज़ होने वाली हैं। किताब के पन्ने को पलटना, इसमें भी छोटी मांसपेशियां यूज़ होने वाली हैं। पेंसिल को पकड़ना, इसमें भी छोटी मांसपेशियां यूज़ होंगी। तो ये तीनों जो है वो फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल है, और जो पहला वाला ऑप्शन था वो ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल था। और अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन जो है वो किसका परिणाम है। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। मैंने 2011 से लेके 2021 तक का जो ऑफलाइन पेपर था सारा प्रैक्टिस कराया हुआ है 30 वीडियोज़ में। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे कितना ईजी क्वेश्चन है कि विकास जो है वो किसका परिणाम है। तो आपको ये कोई और ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों ही मिल जाए वही ऑप्शन होगा। तो आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इजी है। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या कहते हैं, आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बचपन की अवस्था बोलते हैं। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो प्रारंभिक बचपन होता है। और 6 के बाद की जो अवस्था होती है मध्य बचपन होता है। और 12 से बाद की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है, 12 से 18 की एज की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं, और इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है, क्योंकि मीडिया बच्चों के समाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि बच्चे जो ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे, टीवी पे, इन सब पे अपना समय बिता रहे हैं, इसलिए और टीवी जो है वो इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया में टीवी भी आएगा। मीडिया में सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और शेयरचैट, मतलब बहुत सारे जितने भी ऐप्स वगैरह हैं जिससे कि हम समाज के लोगों से जुड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है हम कर नहीं सकते। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चंस में आएंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है
कि पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो शिक्षक की गतिशीलता, या फिर विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को सुनिश्चित करना। तो जैसा कि आपको पता है कि पियाजे जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन का यूज़ नहीं करते हैं, इसका यूज़ स्किनर करते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पे फोर्थ है पहले आप उसको काट दीजिए। तो 3 ऑप्शन में फोर्थ है, तो आप उसको आराम से काट सकते हैं और आपका आंसर निकल के क्या आएगा? आपका आंसर निकल के बी आएगा। बी में क्या है? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो एक बार में, तो आप उसमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। जैसे कि नवीन अनुभव प्रदान करना, ये तो होगा ही होगा, इसको तो आप काट ही नहीं सकते। लेकिन पुनर्बलन, ये इसके बाद जो है वो स्किनर करते हैं, पियाजे नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। और अगला क्वेश्चन हम देखें तो किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि बच्चों को वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे भी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीववादी दृष्टिकोण क्या होता है, जिसमें कि निर्जीव को सजीव मानने लगते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे चलते हैं, ऐसा होता है क्या कि पेड़ पौधे चलते हैं, लेकिन बच्चे जैसे कि ट्रेन में चल रहे हैं, उनके साथ साथ पेड़ पौधे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, उनको लगेगा कि पेड़ पौधे भी चलते हैं। और उसके बाद वो चल रहे हैं, साथ साथ बादल भी चल रहा है, तो उनको ये सब चीज़ें मतलब वो ऐसा सोचते हैं। तो ये किस अवस्था में बच्चे ऐसा सोचते हैं, और ये पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन रखे गए हैं वो पियाजे के ही ऑप्शन रखे गए हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त हो गया। तो मूर्त और अमूर्त की तो बात ही नहीं है, और संवेदी में बच्चा बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ऐसी सोच रखता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसके सिद्धांत में निभाती है? तो यहाँ पे लेव वाइगॉत्स्की में, जीन पियाजे में, हार्वर्ड गार्डनर में, या लॉरेंज कोहलबर्ग में। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें लेव वाइगॉत्स्की हैं जो कि भाषा को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट में भाषा को वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन के द्वारा। तो आपको पता है कि वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? वो बिल्कुल ही सही होगा। और अगला क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे क्या करते हैं? निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्रिय रूप में देखे जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे होते हैं, वो करके सीखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की बात किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा कि एक बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चे जो है वो सक्रिय होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? वो सक्रिय होते हैं। और अदर ऑप्शन जो दिया गया है कि ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की कॉपी करते हैं, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, तो ये सब तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन करते करते इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो सही युग्म कौन सा है? इसमें से सही युग्म जो है वो कौन सा है? तो सजा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास। तो ये लॉरेंज कोहलबर्ग से क्वेश्चन है, ये लॉरेंज कोहलबर्ग से क्वेश्चन है। ये सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, अभी तो समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो ये सजा और आज्ञाकारिता वाला नहीं है, ये तो पहला स्टेज है, मतलब लेवल 1 है। और उसमें मतलब सजा और आज्ञाकारिता मतलब सबसे छोटे स्टेज में बच्चों के अंदर ये डेवलप होता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ऐसे मम्मी मुझे मारेगी, मैं स्कूल नहीं गया तो मुझे टीचर मारेगी। इस तरीके का सजा और आज्ञाकारिता, अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। ये तो और जो उसके साथ मिलाया गया है कि कानून तय नहीं है,
अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, तो ये नहीं है इसका पेयर। और अच्छा लड़की अच्छा लड़का ओरिएंटेशन में क्या है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, तो ये ठीक है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का में ये बात जो है वो ठीक है, तो ठीक ही तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव मूल्य अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत को चुना जाता है, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, ना कि कानून और व्यवस्था वाला होता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, ये नहीं है। अच्छा या बुरा जो है वो पहला जो दंड और आज्ञाकारिता का मैचअप इसके साथ होता तो ही ठीक होता, तो ये कोहलबर्ग से है। तो आपको पता है कि आपको कौन सी 3 थियरी पढ़नी है, पियाजे की थियरी पढ़नी है आपको, और उसके बाद लॉरेंज कोहलबर्ग की थियरी पढ़नी है आपको, उसके बाद लेव वाइगोत्स्की की थियरी पढ़नी है, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी पढ़नी है। ये चारों थियरी पे आप अपने कमांड बनाए रखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो एकदम सही करके आएंगे, उसमें मतलब कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। अगला हो गया, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानते हैं और जानते हैं, तो इसमें कोई बुद्धि तो लगानी नहीं है, जिसकी प्रकृतिवादी बुद्धि अच्छी होगी वो ऐसा कर पाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुभाषावाद की सिफारिश करता है, मतलब क्लासरूम में मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देने की बात ये करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, मैंने आपको 2-3 बार इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो बहुभाषावाद की सिफारिश करता है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आप इसको लिख के रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया पिछली बार। और अगला है कि एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। उनके अनुसार यह व्यवहार क्या दर्शा रहा है, जेंडर का पक्षपात दर्शा रहा है, स्थिरता दर्शा रहा है, समता या समानता, तो ना समता है ये, ना समानता है, ना स्थिरता है, ये पक्षपात को दर्शा रहा है कि लड़के जो है वो बहुत लड़के बुद्धिमान होते हैं, और अगर यहाँ पे स्टीरियोटाइप होता तो और बेटर आंसर होता वो। और अगला क्या है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों का आकलन करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के तकनीकी और विधि का यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एक ही मेथड पे रिलाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होती है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है कि सिर्फ एक ही मूल्यांकन की तकनीक को अगर अपनाएंगे तो बच्चों के परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से जांच नहीं पाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी दोनों ऑप्शन की सही कर रहा है, और आर की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे क्या कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ पहुँचे हैं, नहीं की बात हो रही है क्वेश्चन में। शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना करना बिल्कुल ही गलत है बच्चों के बीच में, जिससे कि बच्चे सीख भी नहीं पाते, उनके अंदर हीन भावना आती है और उनका मतलब कि फ्रेंडशिप वगैरह भी खराब हो जाती है इसकी वजह से। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे कि सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, तो 3 पॉजिटिव हैं और सी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो नेगेटिव को पूछ रहा है और नेगेटिव जो है वो सी ऑप्शन है। और अगला है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लैक्सिबल पेडागोजी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि रिजिड नहीं होना चाहिए कि इस विधि से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इसी विधि से पढ़ाएंगे, जिस विधि से बच्चों को समझ में आएगा वही विधि जो है वो बेस्ट होती है, और समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। और उसके बाद अगला क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का मुख्य कारण बनती है? सामाजिक संचार में चुनौतियों का मुख्य कारण बनती है। तो सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का मुख्य कारण क्या बनती है? पठन वैफल्य का मतलब है कि क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। हाँ, नहीं, डिसग्राफिया तो राइटिंग वाले को बोलते हैं। डिसलेक्सिया, हाँ। पठन वैकल्य का मतलब है डिसलेक्सिया, तो ये तो सामाजिक संचार के लिए नहीं है। गुणज वैकल्य का मतलब डिसकैलकुलिया। गतिमान दिव्यांगता भी नहीं है कि शरीर में कोई भी दिव्यांगता है, चलने में दिव्यांगता है तो वो भी नहीं। आत्म केंद्रिता या स्वलीनता, मतलब इसके इंग्लिश वर्जन को देखना ही पड़ेगा। सोशल कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा है कि चैलेंज है? तो क्या होगा? ऑटिज़म होगा। ऑटिज़म में जो है वो सोशल कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आते हैं और अदर ऑप्शन में जो है वो नहीं आते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है कि सुविधाहीन और वंचित समूहों की शिक्षार्थियों को शामिल करने में विविधता को महत्व दिया जाता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड या फिर समावेशी शिक्षा में जो सुविधाहीन और वंचित बच्चे होते हैं उनको शामिल करना है। तो विविधता को निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा? तो विविधता को अगर क्लासरूम में महत्व दिया जाएगा तो वहाँ पर सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद हो जाएगी। तो यहाँ ये ऑप्शन जो है वो सही है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मतलब कि समूह के कुछ विशेष लोगों की तरफ ही केंद्रित है शिक्षा शास्त्र, मतलब पेडागॉजी, तो ये भी ठीक नहीं है। और उसके बाद मानकीकृत परीक्षण की, मतलब एक पैमाना डिसाइड कर दिया जाए और इस टेस्ट में कोई इतना नंबर पाएगा तो ही हम उसको बुद्धिमान समझेंगे, अगर वो कम नंबर पाएगा तो वो बुद्धिमान नहीं होगा। इस तरीके के टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। अगला क्या है कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के लिए किसके समावेशन में मदद मिलती है? तो श्रवण बाधित छात्र में, दृष्टि बाधित में, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों में और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों में। तो यहाँ पे सभी प्रकार के छात्रों में, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे कि सभी प्रकार के छात्रों को मदद करेगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? चारों में से कौन सा जो है वो एक मतलब कि करेक्ट पेयर है? गुणज वैकल्य मतलब डिसकैलकुलिया से अगर कोई बच्चा पीड़ित है तो उसको कैलकुलेटर का प्रावधान उसके लिए करना चाहिए, तो ये बात तो बिल्कुल ही ठीक है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो गया आपका। यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया। अदर ऑप्शन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया हुआ है, जिसको मतलब पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको लंबे लंबे निबंध लिखने का कार्य सौंप देंगे। श्रवण दोष ऑडियो टेप करना, और दृष्टि हानि वाले बच्चे जो हैं वो चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो जो सही युग्म है 20 का, तो यहाँ पे जिसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है आप उसको चित्र वाली पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। आप तो उसको ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे या फिर कोई बोलने वाली पुस्तक हो या फिर टच करके ब्रेल लिपि वगैरह ये सब यूज देंगे। चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराएंगे तो वो तो वैसे भी नहीं देख पाएगा। और जिसको सुनने में प्रॉब्लम है आप उसको क्या देंगे? जिसको सुनने में प्रॉब्लम है आप उसको देखने वाली चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे, ना कि सुनने वाली चीज़ों को। और पैटर्न वैकल्य जिसको डिसलेक्सिया है आप उसको लंबे लंबे निबंध लिखने का कार्य नहीं देंगे। तो गुणज वैकल्य जिसको है, तो जिसको मतलब कि डिसकैलकुलिया है, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लिए कैलकुलेटर का प्रावधान कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्या है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? चारों ऑप्शन में कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर है? तो आपको दिख रहा है कि वो सबसे बेहतर कौन सा है? करके सीखना, बिना समझे नकल करना, जो मतलब बहुत ज़्यादा करवाया जाता है बच्चों के लेवल पे। निष्क्रिय रूप से सुनना, याद करना ये सब होगा ही नहीं, करके सीखना ही होगा। बी
ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसर में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। दोनों ही सही है, क्योंकि अधिगम, अब आप ऐसे लगाएंगे ना कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसर में भागीदारी करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरा जो ऑप्शन है, मतलब कि जो असर्शन है, अगर वो रीज़न से क्योंकि से जुड़ रहा है, मतलब वो व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो दोनों ही सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए संबंधित खंडों में विभाजित करना होगा हमें। उनके बारे में अस्पष्ट नहीं, स्पष्ट निर्देश देना होगा। संदर्भहीन नहीं, संदर्भ से युक्त चीज़ें करनी होंगी। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो आपको दिख रहा होगा वो ऑप्शन चारों में से कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना, तो ये तो पॉजिटिव है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार लाना, ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। हमें योगदान नहीं देती है को देखना है, योगदान नहीं देती है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही है कि परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण की जो रणनीतियाँ होती हैं वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। अगला क्या है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी बिल्कुल ही सही कर रहा है, क्योंकि से जोड़ेंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। तो आपको वो दिख रहा होगा, उनकी समझ की जांच करने में हेल्प क्या करेगा, विस्मरण करेगा, अनुकृति करेगा, रटकर याद करना करेगा, नहीं, अधिसंज्ञान मेटा कॉग्निशन जो है वो शिक्षार्थियों के सीखने का स्व मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग होती है मेटा कॉग्निशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला क्या है कि बच्चों में भ्रांतियों का होना। बच्चों में जो भ्रांतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो बच्चे में जो भ्रांतियाँ होती हैं वो सामान्य रूप से सारे बच्चों में भ्रांतियाँ कुछ ना कुछ पाई ही जाती हैं। तो ये असामान्य भी नहीं है, अप्रारूपिक भी नहीं है और दुर्लभ भी नहीं है। ये क्या है, ये प्राकृतिक है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि बच्चों में जो भ्रांतियाँ होती हैं वो प्राकृतिक हैं या फिर नॉर्मल है, नेचुरल है, जो भी हो, तो ये प्राकृतिक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है, अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है, वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, या फिर शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि अधिगम में वो असहायता अगर महसूस करेंगे तो वो शैक्षिक गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो रुचि के कारण एक नई भाषा को सीखना, रुचि के कारण एक नई भाषा को सीखना, तो ये बिल्कुल
बिल्कुल ही सही है कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है कि रुचि के कारण एक नई भाषा को सीखना। नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, तो इनाम जीतना मतलब ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ना कि इंटरनल मोटिवेशन है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन अपनी रुचि के लिए किसी भाषा को सीखना, ये इंटरनल मोटिवेशन है। किसी एग्ज़ाम को अपने रुचि के लिए देना कि मुझे मतलब इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने के लिए, तो वो क्या है, वो इंटरनल मोटिवेशन है। और यही मोटिवेशन जो है वो देर तक चलता भी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। तो रवैया, उसका रवैया मतलब उसका बिहेवियर, ठीक है, एटीट्यूड जो है वो क्या है, वो पर्यावरणीय कारण नहीं है। प्रेरणा, मोटिवेशन भी पर्यावरणीय कारण नहीं बल्कि आंतरिक कारण है। व्यक्तिगत लक्षण भी नहीं है। लेकिन विद्यालय जो है वो क्या है, वो हमारे पर्यावरण, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और अगर ये क्वेश्चन पेपर जिसका भी रहा होगा उसको 30 आउट ऑफ 30 तो मिले ही होंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन नहीं थे, फंसाने वाले क्वेश्चन भी नहीं थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4 जनवरी 2022 का पेपर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके CDP वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो हर एक दिन का हम 2-2 वीडियो बनाएंगे। और अब जो भी वीडियो आएगी CDP की, वो 30 क्वेश्चन उसमें होंगे, मतलब एक क्वेश्चन पेपर उसमें पूरा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल के कंटेंट यूज़फुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और अपना कमेंट, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।